नमस्कार। आज हम लोग करंट का अगला टॉपिक देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ करंट को देखा था, उससे आगे आज हम लोग देखते हैं। आज हम ज़्यादातर संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे कि जो नया संसद भवन बना है उसका डिजाइन किसने तैयार किया है, उसे क्या क्या नाम दिया गया, इसको आगे पढ़ते हैं। तो नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो पुराना संसद भवन है उसी के जस्ट बगल में इसके लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में ये नया संसद भवन फैला हुआ है। इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने रखी थी। जो नया संसद भवन था उसका नींव जो है नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था। इसका आकार षष्ठकोण का है, षष्ठकोणीय आकार है नए संसद भवन का, जिसका डिजाइन विमल पटेल जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, वास्तुकार हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? विमल पटेल ने तैयार किया है। इनकी कंपनी है, विमल पटेल की कंपनी है डिजाइन HCG डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। विमल पटेल की कंपनी का क्या नाम है? HCG डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। पूरे संसद भवन का जो निर्माण किया है किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट ने। और नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? विमल पटेल ने। विमल पटेल की कंपनी का क्या नाम है? HCG डिजाइन। आप ज्यादा नहीं भी याद रखिए, बस खाली HCG याद रखिए, बाकी आपको एग्जाम में काम चल जाएगा। संसद भवन में 3 मुख्य द्वार है। पहला है जल द्वार, जिसका नाम रखा गया है ज्ञान द्वार। दूसरा है थल द्वार, इसका नाम रखा गया है कर्म द्वार। और तीसरा है नव द्वार, इसका नाम रखा गया है शक्ति द्वार। जल द्वार, थल द्वार और नव द्वार, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार नाम रखा गया है। लोकसभा की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर, राज्यसभा की थीम है राष्ट्रीय फूल कमल पर। जो लोकसभा है वो पक्षी मोर पर है और जो राज्यसभा है वो कमल के फूल पर थीम है। आपको लोकसभा और राज्यसभा जब आप टीवी पे कभी प्रोग्राम देखिए, जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलती है, तो एक तो आप उसके अध्यक्ष से उसको पहचान सकते हैं, और दूसरा जो सबसे सिंपल तरीका है, जो राज्यसभा का जो डिजाइन है यानी उसका कारपेट है, उसका जो सीट है वो लाल रंग का है, और लोकसभा का जो कारपेट है, जो सीट है, वो हरे रंग का है। नए संसद भवन में भी वही रखा गया है, पुराने संसद भवन में भी वही था। इसके प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है। बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष के तौर पे उसको लगाया गया है। भवन के ऊपर शीर्ष में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के 4 सिंह को स्थापित किया गया। जो नया संसद भवन बना है उसके संसद भवन के छत के ऊपर अशोक स्तंभ के जो 4 शेर थे, जो चारों दिशाओं पे नजर रखते थे, उसको स्थापित किया गया है। उद्घाटन के अवसर पर 75 मूल्य का स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया गया है। स्मारक सिक्का कहने का मतलब है कि ये बाजार में उपलब्ध नहीं होगा, केवल ये स्मारक के तौर पे इसको सुरक्षित रख दिया जाएगा। आपको ये पता होगा कि 2 रुपए से ऊपर का नोट जारी करने का अधिकार RBI को है और सिक्के जारी करने का अधिकार भारत सरकार को है। अभी वर्तमान में अधिकतम मूल्य का सिक्का 20 रुपए का सिक्का आधिकारिक तौर पे चलता है। 75 रुपए का सिक्का स्मारक सिक्का ये चलेगा नहीं, बस ये क्यों इसके स्मारक के तौर पे इसको रख दिया गया है, कभी ये मार्केट में या बाजार में आपको उपलब्ध नहीं होगा। और एक टिकट भी जारी किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया 8 मई 2023 को। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 8 मई 2023 को। और इसका आधारशिला रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस भी है, आप उससे भी इसको याद रख सकते हैं। 28 मई को इसका उद्घाटन किया गया। दोनों डेट को एकदम याद रखना होगा। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के बगल में सेंगोल को स्थापित किया गया है। सेंगोल जब भारत आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये मिला था, जिसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया गया था। और सेंगोल को दोबारा जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके आसन के बगल में इसको रखा गया है, जो कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के तौर पर इसे रखा गया है। सेंगोल किस धर्म का है? तो चोल वंश से इसका जुड़ाव है। सेंगोल का जुड़ाव किस वंश से है? चोल वंश से है। नए संसद भवन में 888 सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। संयुक्त सत्र में 1272 सीटें हैं। अब नए संसद भवन को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? नया संसद 2026 के बाद लोकसभा में परिसीमन होगा और सीटें बढ़ेंगी। वर्तमान में जो लोकसभा की जो पुराना संसद भवन है हमारा, उसमें 552 लोकसभा में और 250 अधिकतम राज्यसभा में सीट सदस्य बैठ सकते हैं। इससे ज्यादा की व्यवस्था वहां नहीं है। तो नए संसद भवन 2026 के बाद इसकी जरूरत भी थी।
लोकसभा में 888 सदस्य, अभी कितने हैं 552, हो सके 888 से कम ही रह जाए तो अधिकतम 888 सदस्य, और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। संयुक्त सत्र में 1272। संयुक्त सत्र कब होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी मुद्दे पर गतिरोध हो जाए, किसी भी बिल पर गतिरोध हो जाए, यानी कि लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा ना पास करे, तो उस समय राष्ट्रपति जो है संयुक्त सत्र को बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अभी तक भारतीय इतिहास में 3 बार संयुक्त सत्र की व्यवस्था की गई है, तो इसीलिए संयुक्त सत्र में 1272 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। सेंगोर को इलाहाबाद के संग्रहालय में पहले रखा हुआ था, वहीं से इसको लाया गया है। अब संसद भवन के बाहर की कुछ चीजों को देख लेते हैं, संसद भवन से अलग हटके। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का कौन है? राजीव कुमार 25वें हैं, और अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण कुमार गोयल हैं। भारत में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होता है। टीएन शेषन जब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके सिफारिश पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग को किया गया। मुख्य चुनाव होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 उनके सहयोगी के तौर पर होते हैं। अब जब राजीव कुमार रिटायर करेंगे तो अनूप चंद्र पांडे अगले भारत के चुनाव आयुक्त होंगे। जब अनूप चंद्र पांडे रिटायर करेंगे तो अरुण कुमार गोयल होंगे। जब मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर करता है तो 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की सरकार नियुक्ति कर देती है। इनके वेतन में, इनके अधिकार में कोई कटौती नहीं है, केवल एक मुख्य है और 2 उसके सहयोगी के तौर पर। जब राजीव कुमार रिटायर होंगे तो अनूप चंद्र पांडे भारत के अगले चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं तो भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इनका काम क्या है? 148 से आर्टिकल 152 तक कैग का इसमें वर्णन किया गया है। कैग का काम है कि जितने भी भारत सरकार के पैसे खर्च होते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, उस सब की ऑडिट कर सकता है। एक स्वतंत्र है ये, इसकी भले ही राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं लेकिन ये हटाया नहीं जा सकता है। ये संसद के प्रक्रिया के द्वारा जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और भारत सरकार जहां कहीं भी अपने पैसे को खर्च करती है, इसकी ऑडिट गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कि कैग कर सकते हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अभी VR चौधरी भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार। नौसेना यानी कि जल की सेना, वायुसेना मतलब हवा की सेना, तो वायुसेना VR चौधरी हैं, नौसेना R हरि कुमार हैं, और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS अनिल चौहान। तीनों सेनाओं के हेड होते हैं राष्ट्रपति, तो तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है। ये भारत के दूसरे CDS हैं, तो ये तीनों सेनाओं में ये कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। तो अभी तीनों में सर्वोच्च कौन हो गए? अनिल चौहान। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। अगर एक बात किया जाए कि भारत में सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कौन है, उससे ऊपर कौन है, मतलब सबसे ऊपर कौन है, तो राजीव गाबा। यानी कि जितने भी सरकार के अधिकारी होते हैं उनमें पूरे भारत में सबसे उच्च अधिकारी कौन है? कैबिनेट सचिव होता है, राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव का काम है कि जो भी कैबिनेट फैसला करेगा इनके सिग्नेचर के बाद ही वो चीजें बाहर आएंगी। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव यानी कि विदेश मंत्री जहां जहां जाएंगे उस सब विदेश सचिव के द्वारा तय किया जाएगा, या जो भी फैसले दूसरे देशों में किए जाते हैं पहले विदेश सचिव के द्वारा होगा, इन्हीं के सिग्नेचर से वो चीजें लागू होंगी। विदेश से वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव अभी हमने आपको बताया कि 2 रुपए से ऊपर का नोट यानी कि 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है, तो भारत सरकार में वित्त सचिव का ही सिग्नेचर 1 रुपए के नोट पर होता है। कौन है भाई? टीवी सोमनाथन। यानी कि सिक्का अधिकतम मूल्य 20 रुपया है, उससे ऊपर का सिक्का नहीं चलता अभी, तो 20 रुपए तक सिक्के और 1 रुपए का नोट कौन जारी कर सकता है? भारत सरकार। और 1 रुपए से ऊपर का नोट यानी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी नोट है सब RBI जारी करता है। तो 1 रुपए के नोट पर किनका सिग्नेचर होगा? टीवी सोमनाथन का। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। यानी कि भारत सरकार का आर्थिक सलाहकार कौन है कि जो कि उनको आर्थिक चीजों की सलाह देता है, तो अनंत नागेश्वरन है। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। यानी कि भारत सरकार के वैज्ञानिक के तौर पर कोई सलाह की जरूरत हो तो कौन देगा? अजय कुमार सूद। तो आज की इतना ही रहने दिया जाता है। धन्यवाद।